क्रिस की पुल पर फुटपाथ पर दोनों हाथ दीवार पर टेके खड़ी थी। वो बेचैन थी, वो इंतजार कर रही थी। क्रिस मैरी जो के पास गई थी और उससे झूठ बोली थी, रेगन की तबीयत बहुत अच्छी है। मैं दूसरी पार्टी देने के मुतालिक सोच रही हूँ। हाँ, उस पादरी का नाम क्या है जो माहिर नफ्सियात है? उसे मदऊ करने के मुतालिक सोच रही हूँ। पुल के नीचे से हंसी की आवाज आई। एक नौजवान जोड़ा किराए की कश्ती में सफर कर रहा था। क्रिस ने बेचैनी से हाथ हिलाकर सिगरेट की राख झाड़ी और सामने देखा। कोई तेज तेज कदम उठाता उसकी तरफ आ रहा था। ये पादरी नहीं हो सकता। वो फिर नीचे दरिया की तरफ देखने लगी। कदमों की चाप करीब आ गई। स्वेटर वाला करीब आ रहा था। क्रिस ने कहा, आगे बढ़ जाओ गुंडे, वरना मैं कसम खाकर कहती हूँ कि चीख कर पुलिस को बुला लूंगी। मिस मैकेनल, मैं फादर कारास हूँ। वो चौंकी और कारास की तरफ घूम गई। हाँ, वही था, बॉक्सर के से चेहरे वाला। क्रिस का चेहरा सुर्ख हो गया। ओह मेरे खुदा, मुझे माफ कर दें। गलती मेरी है। मुझे आपको इतला करके आना चाहिए था कि मैं यूनिफॉर्म में ना होऊंगा। मुझे अफसोस है, कारास ने कहा। मेरा तो ख्याल था कि ये राजदाराना मुलाकात होगी, कारास ने कहा। आप इसे राज रखने के मामले में बड़ी परेशान थी। गालिबन मुझे परेशानी थी कि अपने आप को निरी अहमक साबित न कर दूं, उसने कहा और अपने परस में टटोलने लगी। मेरा ख्याल था कि आप सिर्फ, उसने मुस्कुराकर बात काट दी, इंसान हूं। ये तो मैंने उसी दिन समझ लिया था जब मैंने पहली दफा आपको कैंपस में देखा था, क्रिस ने कहा। अब वो अपने लिबास की जेब में टटोल रही थी। इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। आप इंसान मालूम हुए थे मुझे, उसने नजरें उठाई। कारास उसके हाथों की जानिब देख रहा था। सिगरेट होगी आपके पास फादर? कारास ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला। ब्लॉफ लिस्टर की चलेगी? उसने कहा। कुछ भी चलेगी, बस रस्सी भी चलेगी अगर उसमें से धुआं निकले। उसने पैकेट में से कैमल सिगरेट निकाल कर पेश की। अपने वजीफे में से कभी कभार खरीद लेता हूँ, वो बोला। हाँ, आपको तो वो अफलास का हलफ उठाना पड़ता है, क्रिस सिगरेट लेकर मुस्कुराई। मुफलिसी के हलफ के भी बड़े फायदे हैं, उसने दिया सलाई की डिब्बियां निकालते हुए कहा। वो क्रिस के हाथ की तरफ जो सिगरेट पकड़े हुए था देख रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। उसने देखा कि सिगरेट उसकी उंगलियों के दरमियान कांप रही थी। कारास ने कुछ कहे बगैर क्रिस की उंगलियों से सिगरेट घसीटकर अपने होंठों से लगा ली। दिया सलाई जलाई। अपने हाथों के फानूस में उसे सुलगने दिया। सिगरेट सुलगाई, 2-4 कश लिए और सिगरेट क्रिस को दे दी। शुक्रिया फादर। क्रिस उसकी तरफ देख रही थी। आप कहाँ के फादर हैं? मेरा मतलब है आबाई वतन, न्यूयॉर्क। मैं भी वहीं की हूँ। बात यह है फादर कि मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ। और उसने सिगरेट का एक तवील कश लिया और फिर उसकी गर्दन दीवार पर दबा दी। आप फादर डायर के दोस्त हैं ना? जी हाँ। पार्टी का जिक्र किया था उन्होंने आपसे, जो आपके घर में थी? हाँ, किया था। उन्होंने कहा था आप इंसान मालूम होती हैं हर तरफ से। वो उसकी बात समझ न सकी या उसकी तरफ ध्यान ना दिया। उन्होंने मेरी बेटी के मुतल्लिक कुछ कहा था? नहीं, ये तो मुझे अभी मालूम हुआ कि आपकी एक बेटी भी है। 12 साल की उम्र है उसकी। फादर डायर ने उसका जिक्र किया ही नहीं? नहीं। ये भी नहीं बताया कि पार्टी में उसने क्या किया? बिल्कुल भी नहीं। ये पादरी लोग तो सख्ती से अपना मुंह बंद रखते हैं, है ना? इसका इन्हसार है। काहे पर है? खुद पादरी पर। कारास के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। और आसेब निकालने के सिलसिले में आप क्या करते हैं? जी, मेरा मतलब है अगर किसी पर आसेब आता है या उसके जिस्म में शैतान वगैरह हलौल कर गया है तो उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए पहले तो हमें उस शख्स को टाइम मशीन में बिठाकर उसे माजी 16वीं सदी में वापस भेजना पड़ेगा। क्रिस गड़बड़ा गई। क्या मतलब है आपका? यानी मैं समझी नहीं। ऐसा होता नहीं है मिस मैकेनल। कब से? जब से हमने दिमागी अमराज मालूम कर लिए हैं, मसलन ख्वाब खरामी, दोहरी शख्सियत वगैरह की सी बातें या अमराज, जो मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सीखा है। आप मजाक कर रहे हैं फादर? मिसेस मैकेनल, उसने बेहद नरम आवाज में कहा। बहुत से तालीम याफ्ता लोग, चाहे वो कैथोलिक ही क्यों ना हो, अब शैतान में यकीन नहीं रखते। जहां तक आसेब या शैतान के हलौल करने का सवाल है, तो इसका तो यह है कि जब से मैं जमात में दाखिल हुआ हूं तब से लेकर अब तक मुझे कोई ऐसा पादरी भी नहीं मिला जिसने अपनी जिंदगी में किसी का आसेब निकाला हो कभी। आप हकीकत में पादरी हैं क्या? क्रिस की आवाज में मायूसी की धार थी। आप बाइबल की उन कहानियों के मुतालिक क्या कहते हैं जिनमें मसीह ने उन तमाम आसेबों और इफरीतों को भगाया है? कारास बेसोचे समझे जवाब दे रहा था। देखिए, अगर मसीह ने उन लोगों से जिन पर आसेब आया था ये कहा होता कि इन्हें कोई आसेब वासेब नहीं है, बल्कि वो दिमागी मर्ज में मुब्तला हैं, और मेरे ख्याल में हकीकत यही थी, तो उन लोगों ने 3 साल पहले ही उन्हें सलीब पर लटका दिया होता। अच्छा। क्रिस ने अपना कांपता हुआ हाथ अपनी धूप की ऐनक पर रख दिया। फादर कारास, मेरी एक अजीजा को शायद आसेब आता है।
उसका आसेब निकालना है। आप करेंगे ये काम? फादर, कारास, ये मेरी बेटी है जिस पर आसेब आया है। मेरी अपनी बेटी? फिर तो आप ये आसेब वगैरह निकालने का मामला भूल ही जाएं, उसने बेहद नरमी से कहा। क्यों, खुदा के लिए? क्रिस की आवाज़ भीग गई। कारास ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसके हाथ के लम्स में तसल्ली थी। अव्वल तो इसलिए मिसेज मैकनेल के इससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। आसेब निकालने की रस्म बड़ी खतरनाक साबित होती है। अव्वल तो इसलिए कि ये रस्म वहाँ आसेब या शैतान के हलोल करने का बीज बो देती है जहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। और अगर आसेब वगैरह हकीकत में होता ही है या उसका बीज पड़ चुका होता है तो वहाँ ये रस्म उसे ताकत देती है। और दोम ये मिसेज मैकनेल के आसेब निकालने की इजाज़त देने से पहले चर्च इस मामले में तहकीकात करता है कि इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, और इसमें वक्त लगता है। आप आसेब नहीं निकाल सकते, क्रिस ने इल्तिजा की। हर पादरी आसेब निकालना जानता है, वो ये काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए चर्च की इजाज़त हासिल करनी पड़ती है जो कभी कभार ही मिलती है। आप उसे देख तो सकते हैं, बेशक बतौर एक माहिर नफ्सियात के, लेकिन उसे पादरी की ज़रूरत है। क्रिस बेकाबू होकर चिल्लाई। मैं उसे दुनिया के हर डॉक्टर और हर माहिर नफ्सियात के पास ले गई। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा और अब तुम मुझे उनके पास वापस भेज रहे हो। खुदाया, क्या कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो मेरी मदद करे? कारास ने अपने दोनों हाथ उठाकर तसल्ली बख्श अंदाज में उसके सर पर रख दिए। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वो बोला। चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ आपकी बेटी को। वो क्रिस के साथ खामोशी से घर के करीब पहुंचा। वो अब भी जैसे ख्वाब में था। कल उसे जॉर्ज टाउन मेडिकल स्कूल में लेक्चर देना था जो उसने अब तक तैयार न किया था। वो बाहर की सीढ़ी चढ़े। कारास ने नीचे सड़क की तरफ और पादरियों की रिहाइशगाह की तरफ देखा और सोचा कि आज रात के खाने पर वो हाजिर ना हो सकेगा। शाम के 6 बजने में 10 मिनट बाकी थे। क्रिस ने ताले में कुंजी डाली और हिचकिचाई, फिर वो घूम गई। फादर, आपके ख्याल में आप पादरियों का लिबास पहन लेंगे? उसकी आवाज़ कितनी बच्चों की सी थी। बहुत ज्यादा खतरनाक, वो बोला। क्रिस ने सर हिलाया और दरवाज़ा खोलने लगी। तब कारास ने वो महसूस की ठंडक, अजीब खौफनाक सी ठंडक। खतरे की घंटी थी ये। ठंडक बर्फ के जर्रात की तरह उसके खून में उतर गई। वो उसके जिस्म में दौड़ने लगी। फादर कारास, उसने चौंक कर देखा। क्रिस अंदर दाखिल हो चुकी थी और उसके लिए दरवाज़ा खोले खड़ी थी। एक लम्हे के लिए वो बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, फिर एकदम से वो आगे बढ़ा और उसने घर में कदम रखा और साथ ही उसे यह एहसास हुआ कि बस ये खात्मा था। कारास ने आवाज़ें सुनी। ऊपर के किसी कमरे में हंगामा बरपा था। एक गूंजदार आवाज़ गरज गरज कर फाहश गालियां बक रही थी, गुस्से में और नफरत से धमका रही थी। कारास ने क्रिस की तरफ देखा। वो गूंगी बनी पहले ही उसकी तरफ देख रही थी, फिर वो आगे बढ़ी। कारास उसके पीछे चला। वो ऊपर पहुंचे। वो रेगन के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजे के करीब दीवार से टेक लगाए कार्ल खड़ा हुआ था। उसने हाथ सीने पर बांधे हुए थे। उसने सर उठाकर क्रिस की तरफ देखा तो कारास को कार्ल की आंखों में दहशत और मायूसी नजर आ गई। चूंकि कारास और क्रिस कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे, इसलिए वो भयानक आवाज जो कमरे में से आ रही थी और भी शदीद, बुलंद और खून मुंजमद करने वाली मालूम होती थी। वो बंधनों की वजह से गुस्सा कर रहा है, वो शैतान। कार्ल ने क्रिस को मुतला किया। फादर, मैं 1 सेकंड में आई, क्रिस ने बेजान आवाज में कहा। कारास उसे गुजरगाह में जाते देखता रहा, यहां तक कि वो खुद अपनी ख्वाबगाह में चली गई। अब कारास ने कार्ल की तरफ देखा। वो पहले ही से पादरी को देख रहा था। आप पादरी हैं? कार्ल ने पूछा। कारास ने इस बात में सर हिला दिया और फिर जल्दी से रेगन के कमरे के दरवाजे पर नजरें गाड़ दी। गुस्सीली आवाज की जगह अब किसी जानवर की डकराती और खुरजती हुई आवाज ने ले ली। कोई उसके हाथ पर उंगली मार रहा था। कारास उस तरफ मुतवज्जा हो गया। ये क्रिस थी। फादर, ये मेरी बेटी है, रेगन। क्रिस उसे एक फोटो दे रही थी। कारास ने फोटो ले लिया। देखा 12-13 साल की लड़की, खूबसूरत, होंठों पर मासूम तबस्सुम। ये फोटो 4 महीने पहले खींचा गया था। क्रिस ने फोटो वापस लेकर सर से दरवाजे की तरफ देखा। अब आप अंदर जाकर देखिए कि अब वो क्या बन गई है। वो कार्ल के करीब दीवार से लगकर खड़ी हो गई। मैं यहाँ इंतजार करती हूँ। अंदर दूसरा कौन है उसके साथ? कारास ने पूछा। कोई नहीं, क्रिस ने जवाब दिया। कारास उसकी सूरत तकने लगा, फिर वो दरवाजे की तरफ घूम गया। उसने कबाड़ के लट्टू पर हाथ रखा। कमरे में से आती हुई आवाजें फौरन खामोश हो गईं। कारास चंद सानियों तक हिचकिचाया। इस खामोशी में वो अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। उसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल होते ही लड़खड़ा गया।
तेज सरांड, गलीज और बेइंतहा शदीद बदबू ठोस चीज की तरह उसके चेहरे से टकराई। उसने जल्दी से अपनी घिन पर काबू हासिल करके दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसकी निगाहें उस चीज पर जम गई जो रेगन थी, उस अजीबुल खलकत हस्ती पर जो बिस्तर पर चित्त लेटी हुई थी। सर तकिए पर था और ऊपर उठा हुआ था। आंखें हलकों में से बाहर निकल आई थीं, जिनमें पागलपने की अय्यारी और गैर अर्जी चमक थी। ये उभरी हुई आंखें नफरत, हकारत और दिलचस्पी से उसे देख रही थीं। चेहरा सता हुआ, पिंजर का सा घिनौना था, जिससे दिमाग झुका देने वाली बदबातनी टपक रही थी। कारास ने उसके बालों की तरफ देखा जो बिखरे और उलझे हुए गुच्छे थे। उसने उसके बाजुओं की तरफ देखा और पैरों की तरफ देखा। अपनी असली हालत से बिगड़े हुए उसने पेट की तरफ देखा, गैर मामूली हद तक नाकाबिल यकीन और तकलीफदेह हद तक फूला हुआ। वापस उसने उन आंखों की तरफ देखा जो उस पर जमी हुई थी। वो कुर्सी की तरफ बढ़ा, आंखें उसके साथ साथ घूमने लगीं। वो खिड़की के करीब रखी हुई मेज और कुर्सी के करीब पहुंचा। हेलो रेगन, उसने कहा। उसने कुर्सी उठाई, पलंग के करीब रखी और उसमें बैठ गया। मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो आंखें भयानक तौर से चमकने लगीं। रेगन के मुंह के कोने से जर्द रंग की राल टपक कर उसकी ठोड़ी पर बहने लगी और फिर उसके होंठ उसके दांतों पर खिंच गए, आसेबी मुस्कुराहट की सूरत में। ओहो हो, रेगन ने तमस्कर से कहा और कारास के गर्दन के बाल खड़े हो गए, क्योंकि आवाज नामुमकिन हद तक गहरी और मोटी थी और उसमें अजीब लर्जा देने वाली कुव्वत थी। तो ये तुम हो, उन्होंने तुम्हें भेजा है, उसी आवाज ने कहा। बहरहाल हमें तुमसे कोई खौफ नहीं। तुमने सच कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, कारास ने कहा। अगर ऐसा ही है तो फिर ये बंधन, ये आहनी पट्टियां खोल दो, रेगन ने कहा और अपने हाथ जरा से खींचे। और अब कारास ने देखा कि उसकी कलाइयां पलंग की पट्टी से आहनी पट्टियों में जकड़ी हुई थी। तकलीफ दे रही हैं तुम्हें? कारास ने पूछा। बहुत ज्यादा। आंखें खुफिया कीने से रोशन हो गईं। कारास ने देखा कि रेगन के चेहरे पर खराशें थीं। सुरख होंठ जगह जगह से फट गए थे, कट गए थे। साफ जाहिर था कि उसने दांतों से होंठों को काट लिया था। मेरा ख्याल है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगी रेगन। मैं रेगन नहीं हूं, वो फुंकारी। होंठ बदस्तूर दांतों पर खिंचे हुए थे। अच्छा, तो फिर मुनासिब होगा कि हम एक दूसरे से मुतारिफ हो जाएं। मैं दामियान कारास हूं, तुम कौन हो? मैं शैतान हूं। वाह, कारास ने सर हिलाया। तो अब हम बातें कर सकते हैं, अगर तुम पसंद करो। रूह के लिए अच्छी चीज है। बहरहाल तुम्हें पता चल जाएगा कि यूं बंदा होने के बायस मैं आजादी से गुफ्तगू नहीं कर सकता। मुझे हाथ हिलाने की आदत है। रेगन के मुंह से राल बहने लगी। अजीज कारास, जैसा कि तुम्हें मालूम है, मेरा ज्यादा वक्त मुल्क के रूम में गुजरा है। अच्छा, अब ये पट्टियां खोल दो। कारास बड़ी दिलचस्पी से आगे की तरफ झुक गया। तुम कहते हो कि तुम शैतान हो? कारास ने पूछा। हाँ, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। तो फिर तुम इन पट्टियों को गायब क्यों नहीं कर देते? कारास, ये मेरी कुव्वत का बहुत ओछा मुजाहरा है। मैं शहजादा हूँ, वह फखर से हंसा। मुझे वरगलाना ज्यादा पसंद है कारास। इसके अलावा अगर मैंने ऐसा किया तो तुम नेक काम से महरूम रह जाओगे। लेकिन नेक काम एक जबरदस्त नेकी है, कारास ने कहा, और नेकी से ही लोगों को शैतान रोकता या रोकने की कोशिश करता है। चुनाचे अगर मैंने ये पट्टियां ना खोली तो इस तरह मैं तुम्हारे मन की करूंगा, एक तरह से मदद करूंगा तुम्हारी। हाँ, अगर तुम शैतान नहीं हो तो शायद मुझे तुम पर रहम आ जाए और मैं पट्टियां खोल दूं। कारास, बड़े अय्यार हो तुम, लोमड़ी की तरह। अगर इस वक्त यहाँ हेयरवुड होता तो तुम्हारी सैयारी से महफूज होता। ये कौन से हेयरवुड की बात कर रहे हो तुम? कारास ने कहा। 2 हेयरवुड थे। तुम यहूदा के बादशाह का जिक्र कर रहे हो? गलीली कामिल, उसने नफरत और हकारत से कहा और फिर वह मुस्कुराने लगा। देखा कारास, इन बंधनों ने मुझे परेशान कर दिया है। खोल दो, खोल दो, और मैं तुम्हें मुस्तकबिल का हाल बताऊंगा। बड़ी लालच दी है ये मेरी कुव्वतों में से एक है। लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुस्तकबिल का हाल मालूम कर सकते हो? मैं शैतान हूं। हाँ, ये तुम कह रहे हो, लेकिन इसका सबूत नहीं दे रहे। तुम्हें एतकाद नहीं है? कारास चौंका। किस में? मुझ में कारास, मुझ में। उसकी आंखों में कोई शरारत नाच रही थी। ये सारे सबूत, ये सारी आसमानी निशानियां। बहरहाल एक मामूली सा सबूत चलेगा, कारास ने कहा। मिसाल के तौर पर, शैतान सब कुछ जानता है ना? नहीं, तकरीबन सब कुछ कारास, तकरीबन। देखा, ख्वामख्वाह मुझ पर यह इल्जाम है कि मैं मुतकब्बर हूँ, मगरूर हूँ। हाँ, तो आप बताओ लूमड़, कौन सी अय्यारी करना चाहते हो? जर्द सुरख डोरों वाली आंखें अय्यारी से चमकने लगीं।
मैं समझता हूँ तुम्हारे इल्म का थोड़ा सा इम्तिहान ले लिया जाए, कारास ने कहा। अच्छा, जनूबी अमेरिका की सबसे बड़ी झील। रेगन की बाहर को निकली हुई आंखें लज्जत से चमकने लगी। पीरू में है और उसका नाम है टीटी काका। बोलो और कुछ। नहीं, मैं एक ऐसी बात पूछने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ शैतान ही जान सकता है। मसलन रेगन कहाँ है, जानते हो तुम? यहाँ है। यहाँ कहाँ? इस सूरनी में। मुझे दिखाओ। क्यों? ये सबूत देने के लिए कि तुम सच कह रहे हो। तुम उसके साथ जना करना चाहते हो। मेरे बंधन खोल दो और मैं तुम्हें करने दूंगा। मुझे देखने दो उसे। बेहद रसदार है ये, रेगन ने चटाखा लेकर कहा और उसकी बाहर को निकली हुई जुबान उसके फटे हुए होंठ चाटने लगी। लेकिन मेरे दोस्त, इसकी बातें बड़ी गैर दिलचस्प होती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे ही बातें करो। चुनाचे मालूम हुआ कि तुम नहीं जानते कि रेगन कहाँ है, इसलिए यह साबित हुआ कि तुम शैतान नहीं हो। मैं शैतान हूं। रेगन ने आगे की तरफ एक झटका लेकर दोज़खी गुस्से से कहा। उसकी गरजदार आवाज कमरे में तोप की गरज की तरह यूं गूंजी कि दीवारें चिटकती मालूम हुई और कारास कांप गया। मैं वही हूं, शैतान जिसने आदम को सजदा नहीं किया। अच्छा, तो मुझे रेगन को दिखाओ और साबित कर दो कि तुम शैतान हो। वो हंसा और रेगन का सर पलंग के तख्ते से टिक गया। नहीं कारास, कोई भी बात तुम्हारे लिए सबूत मुहैया न करेगी। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। हम तुम्हें बहलाने की कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहते कि तुम चले जाओ। दिलचस्प आदमी हो तुम। ये हम कौन हैं? कारास दिलचस्पी से आगे की तरफ झुक गया। इस सूरनी में हमारा छोटा सा गिरोह है। उसने सर हिलाया। हाँ, छोटी सी जमात। बाद में अलग अलग तारुफ भी हो जाएगा। एक जगह मुझे खुजली हो रही है। ये खुजली मुझे पागल किए दे रही है। तुम कम से कम एक बंधन खोल दो तो मैं खुजा लूं। ये बताओ कि खुजली कहाँ हो रही है, मैं खुजा दूंगा। होशियार, बहुत होशियार। मुझे रेगन दिखा दो, उसके बाद शायद मैं एक बंधन खोल दूं, कारास ने कहा। और वो परेशान हो गया और हैरत से पीछे हट गया, क्योंकि अब वो एक मासूम लड़की की खौफजदा आंखों की तरफ देख रहा था और उस मासूम लड़की का मुंह खुला था जिससे मदद के लिए बेआवाज इल्तिजा निकल रही थी। कारास ने रेगन की एक ही झलक देखी थी कि उसका चेहरा एक बार फिर मुतगय्यर हो गया। एक बार फिर वही बिगड़ा हुआ, भयानक और शैतानी चेहरा था। अब भी नहीं खोलोगे ये बंधन? आवाज बदली हुई थी। रेगन में जो शैतान या सेब जो भी था वापस आ गया। फादर, कुर्बानगाह के एक खादिम की मदद नहीं करोगे? उसने कहा और सर पीछे ढलका के भयानक कहका लगाया। हाँ कारास, इत्तफाकन तुम्हारी माँ इस वक्त यहाँ है। अगर तुम उसे कोई पैगाम देना चाहो तो मैं पहुंचा दूंगा, वो बोला। और फिर रेगन के मुंह से काली कह का एक फवारा सा छूटा। कारास उससे बचने के लिए अपनी कुर्सी में से एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ, लेकिन उठते उठते भी काली कह उसके स्वेटर के एक हिस्से और एक हाथ को लुथेड़ गई। कारास के चेहरे का रंग अब उड़ गया। वो पलंग पर लेटी हुई उस चीज की तरफ देख रहा था जिसका घिनौना चेहरा खुशी और कामरानी से दमक रहा था। अगर ये सच है, कारास ने कांपती हुई आवाज में कहा, तो तुम मेरी माँ के पहले नाम से वाकिफ होगे। बताओ, क्या नाम था उसका? बिस्तर पर पड़ी हुई खौफनाक हस्ती सांप की तरह फुंकार रही थी और वो नाक की तरह आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रही थी। एक लम्हे तक कारास खामोश रहा। रेगन डकराती रही। फिर कारास ने अपने हाथ की तरफ देखा और कमरे से बाहर आ गया। क्रिस दीवार से लगी खड़ी थी, उसके करीब आई। क्या हुआ, क्या कर दी उसने? क्रिस ने पूछा। तौलिया दीजिए, कारास ने कहा। गुसल खाना उस तरफ है। क्रिस ने बड़े कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। कार्ल, रेगन पर नजर रखो। वो कार्ल को हदायत देकर कारास के पीछे ही पीछे गुसल खाने में आ गई। मुझे वाकई अफसोस है। आपने उसे ख्वाब आवर दवाओं पर रखा है? कारास ने पूछा। जी हाँ। लेबेरियम। लाइए अपना स्वेटर उतार दीजिए, फिर धोइए हाथ। कितनी मिकदार? उसने अपने दूसरे हाथ से स्वेटर उतारने की कोशिश करते हुए कहा। लाइए, मैं उतार दूं। 400 मिलीग्राम। 400? क्रिस स्वेटर कारास के सीने तक उठा चुकी थी। जी हाँ, इसके बाद ही हम वो बंधन लगा सके। तुमने अपनी बेटी को बैक वक्त 400 मिलीग्राम दे दी? हाथ ऊपर उठाइए फादर। उसमें इतनी ताकत आ गई है कि आपको यकीन ना आएगा। उसने गुसल खाने का पर्दा हटाकर स्वेटर टब में फेंक दिया। खुराक वगैरह भी लेती है या नहीं? कारास ने पूछा। नहीं फादर, नलकी के जरिए, और वो भी जब वो सो रही हो। लेकिन उसने नलकी घसीट कर फेंक दी। उसे अस्पताल में दाखिल कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कर सकती, क्रिस ने मुर्दा आवाज में कहा। मैं नहीं चाहती कि कोई और फंस जाए। कारास ने सर हिलाकर नल बंद कर दिया। फर्ज कीजिए कि अगर कोई शख्स मुजरिम है तो। कारास सर झुकाकर बैजन की तरफ देखने लगा।
दवाएं कौन देता है उसे? हम देते हैं, डॉक्टरों ने तरकीब हमें बता दी है, लेकिन इसके लिए नुस्खे का कागज चाहिए डॉक्टर का। फादर, आप भी तो ऐसा कुछ कर सकती हैं। कारास उसकी तरफ घूम गया। उसने अपने दोनों हाथ उस सर्जन की तरह ऊपर उठा रखे थे जिसे ऑपरेशन के 10 ताने पहनाए जाने वाले हों। लम्हे भर के लिए उसकी नजरें क्रिस की नजरों से मिली और कारास ने उसकी आंखों में एक खौफनाक राज और एक आसेबी खौफ देखा। उसने सर से क्रिस के हाथों की तरफ इशारा किया जिसमें तौलिया था। क्रिस अहमकों की तरह उसकी सूरत देखने लगी। तौलिया अनायत कीजिए, वो बोला। मुआफी चाहती हूँ। उसने कारास को तौलिया दे दिया और पुरुमीद नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। कारास ने हाथ खुश्क किए। तो फादर, क्या हुआ उसे? आखिरकार क्रिस ने पूछा। आपके ख्याल में शैतान वगैरह है उसे? आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ, इसके माहिर तो आप हैं। आप क्या जानती हैं इस शैतान या आसेब वगैरह के आने के मुतालिक? यूं ही सा जो किताबों में पढ़ा है, चंद बातें जो डॉक्टरों ने बताई हैं। आप कैथोलिक हैं? उसने पूछा। नहीं। आपकी बेटी? नहीं। कौन सा मजहब है आपका? कोई सा भी नहीं। तो फिर आप मेरे पास क्यों आई? किसने मशवरा दिया था आपको? इसलिए कि मैं हर तरफ से मायूस हो चुकी थी, उसने बेचैनी से कहा। मैं साफ साफ लफ्जों में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप शैतान या आसेब निकालने की रस्म को एक किस्म का इलाज समझ रही हैं तो आप किसी और तरफ रुजू कीजिए, क्योंकि कलीसिया इसकी इजाजत नहीं देगा और आप ख्वामख्वाह कीमती वक्त ज़ाया करेंगी, मिस मैकैनल। कारास ने अपने हाथों की तरफ देखा, वो कांप रहे थे। क्या हुआ मुझे? क्या हो गया? उसने अपने आप से पूछा। इत्लान अर्ज है कि मैं मिस नहीं, मिसेज मैकैनल हूँ, उसने क्रिस को खुश्क लहजे में कहते सुना। कारास ने अपना सर झुका लिया। वो बोला तो उसका लहजा नरम और हमवार ना था। देखिए, उसे आसेब आया हो, शैतान हलोल कर गया हो या दिमागी मर्ज हो, मैं जहां तक मुझसे बन पड़ेगा उसकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे हकीकत मालूम होनी चाहिए, एक एक तफसील। ये खुद रेगन के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। इस वक्त तो मैं अंधेरे में टामक टोइयां मार रहा हूँ। अब क्यों ना हम गुसल खाने से निकलकर नीचे जाएं और इत्मीनान से बैठकर बातें करें। उसने घूमकर क्रिस को सहारा देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आइए, मुझे कॉफ़ी की तलब है, वो बोला, और मुझे शराब की। कार्ल और शार्विन रेगन के पास बैठे हुए थे और कारास और क्रिस मुतालियागाह में थे। क्रिस सोफे पर बैठी हुई थी और कारास आतिशदान के करीब एक कुर्सी में बैठा हुआ था। क्रिस अपनी बेटी के मर्ज की दास्तान बयान कर रही थी। कारास गौर से सुन रहा था। कभी कभार वो सवाल पूछ लेता, कभी सर हिला देता और कभी उसके माथे पर सिलवटें उभर आती। क्रिस उठकर बाहर निकल गई। कारास ने खोए हुए अंदाज में सर हिलाया। वो बैठा कालीन की तरफ देखता रहा। ड्योढ़ी में आया और अंधेरे में बेहरकत खड़ा रहा। रेगन के कमरे में से गुर्राने की, चीखने की, हिचकियों की और फुंकार की आवाजें आ रही थीं। ओह, आप यहाँ हैं? मैं आपको मुतालियागाह में तलाश कर रही थी। कारास उसकी तरफ घूम गया। क्रिस लाइट जला रही थी। जा रहे हैं आप? क्रिस उसकी तरफ बढ़ी। किताब और टेप उसके हाथ में थी। कल के लिए मुझे लेक्चर तैयार करना है। अच्छा, कहाँ? मेडिकल स्टूल में। उसने किताब और टेप क्रिस के हाथ से ले लिया। कल दोपहर या शाम को किसी वक्त मैं यहाँ आने की कोशिश करूँगा। इस अरसे में कोई खास बात हो तो आप बिला झिझक मुझे फ़ोन करके बुला सकती हैं। मैं ऑपरेटर को ताकीद किए देता हूँ कि वो मुझे फ़ौरन लाइन दे दे। क्रिस ने सर हिलाया। पादरी ने दरवाज़ा खोला। अब आप अपने डॉक्टरों को ना बुलाएंगी। क्रिस ने आंखें बंद करके नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन एक बात समझ लें, मैं ना डॉक्टर हूँ ना कोई मशहूर हस्ती। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर को ना बुलाऊंगी। वो क्रिस के इज़्तिराब को यूं महसूस कर रहा था जैसे मौजें किसी अनजाने साहिल से टकरा रही हों। अच्छा, एक बात और, जल्द या बदेर मुझे अपने बालादस्त फादर को बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, खसूसन इसलिए कि मुझे यहाँ अक्सर रात को किसी भी हिस्से में आना पड़ेगा। क्रिस ने नजरें झुका ली। ठीक है, मैं आपका मतलब समझ गई, उसने आहिस्ता से कहा। तो बाद में बातें होंगी। कारास ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया। दरवाजे से बाहर एक कदम रखा, ठिठक गया, होंठों पर उंगली रखकर सोचने लगा। फिर बोला, आपकी बेटी को मालूम था कि एक पादरी यहाँ आ रहा है? नहीं, मेरे अलावा कोई ना जानता था। आप जानती हैं कि मेरी वालदा का हाल ही में इंतकाल हुआ है। जी हाँ, दुख हुआ मुझे। रेगन जानती है? क्यों, पता है रेगन को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पादरी ने सर हिलाया। यह आपने क्यों पूछा? कोई अहम बात नहीं है। अच्छा, तो अब आप जाकर सो जाइए, कारास ने बेहद नरमी से कहा। वादा करती हूँ। उसने कारास की तरफ देखा और हौले से मुस्कुराई। शब्बा खैर फादर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कारास चंद सानियों तक क्रिस के चेहरे का मुतालिया करता रहा और पलट कर चल दिया।
क्रिस दरवाजे में खड़ी उसे जाते देखती रही। मोड़ मुड़ते वक्त उसके हाथ से किताब छूटकर सड़क पर गिर गई। उसने जल्दी से उठकर किताब उठाई। मोड़ मुड़कर नजरों से ओझल हो गया। क्रिस एक अजीब तरह का इत्मीनान महसूस कर रही थी, जैसे उसके दिल पर से एक बोझ सा हट गया हो। उसने सुराग रसा किंडरमैन को ना देखा, जो नंबर प्लेट बगैर की कार में अकेला बैठा हुआ था। क्रिस ने दरवाजा बंद कर लिया। आधे घंटे बाद दामियान कारास तेज तेज कदम उठाता पादरियों की रिहाइशगाह की तरफ जा रहा था। उसने बहुत सी किताबें और रिसाले उठा रखे थे। ये किताबें और रिसाले उसने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से हासिल किए थे। अपने कमरे में पहुंचकर उसने किताबों का अंबार मेज पर डाल दिया और दराज खोलकर सिगरेट तलाश करने लगा। आज रात उसे बहुत सी मालूमात दरकार थीं। और फिर अगले दिन वह मुकद्दस पानी के लिए शीशी तलाश करने लगा। विल्ली ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर उसने रेगन के कमरे की तरफ देखा। वहां से आवाजें आ रही थीं, चीखें, गालियां, लेकिन आसेब की गहरी और गूंजदार आवाज में नहीं, बल्कि हल्की खुरचती हुई आवाज में। वह जिस चीज की झलक उसने एक आखिरी दफा कमरे से निकलते वक्त रेगन में देखी थी, अब उसने विल्ली की तरफ देखा, जो मुंतजिर खड़ी थी और हैरत और बेयकीनी से उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि इस वक्त उसने कलीसा का कॉलर लगा रखा था और पादरियों का खास चौगा पहन रखा था। मिसेज मैकेनिल कहाँ हैं? उसने पूछा। विल्ली ने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। शुक्रिया। वो जीने की तरफ चला, ऊपर चढ़ा। देखा क्रिस बड़े कमरे में थी। वो रेगन के कमरे के करीब कुर्सी में बैठी हुई थी। कारास आगे बढ़ा तो क्रिस ने चौगे की सरसराहट सुनकर सर उठाया और एकदम से उठ खड़ी हुई। हेलो फादर। कारास ने देखा कि उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। नींद आई रात को? उसने माथे पर बल डालकर पूछा। थोड़ी सी। रेगन का रात भर बस यही हाल रहा। कैब वगैरह? नहीं। क्रिस ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। आइए नीचे चले। जहां बैठकर? नहीं, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। इसी वक्त? कुछ गड़बड़ है। क्रिस घबराई हुई मालूम होती है, खौफजदा है। इस वक्त क्यों नहीं? कारास ने पूछा। क्रिस ने कनखियों से रेगन के कमरे की तरफ देखा। एक फटी हुई आवाज कह रही थी, तेरी। क्रिस ने नजरें झुका ली। जाइए। इसी वक्त वो बोली, टेप रिकॉर्डर होगा आपके पास? क्रिस की निगाहें उसका जायजा लेने लगी। आप टेप रिकॉर्डर टेप के एक खाली कैसेट के साथ कमरे में भिजवा दीजिए। क्रिस के माथे पर शक की सिलवटें उभर आईं। क्यों? आप टेप करना चाहते हैं? जी हाँ, ये जरूरी है। वह दरवाजे की तरफ घूमे ही थे कि निहायत ही फाहश गालियों का सैलाब कार्ल को कमरे से बाहर बहा लाया। उसके चेहरे का रंग सफेद हो रहा था और उसके हाथ में लुथड़ी हुई चादरें और लिहाफ थे। पहना दी कार्ल? कार्ल ने रेगन के कमरे का दरवाजा बंद किया तो क्रिस ने पूछा। पहना दी। क्रिस उसे जाते हुए देखती रही और फिर कारास की तरफ घूम गई। ठीक है, क्रिस ने आहिस्ता से कहा। टेप रिकॉर्डर मैं भिजवा दूंगी। और वह फौरन ही पलट कर चल दी। एक लम्हे तक कारास उसे जाता देखता रहा। कुछ गड़बड़ थी, खुदा जाने क्या बात थी। अचानक उसे कमरे में फौरी खामोशी का एहसास हुआ। मुख्तसिर थी यह खामोशी। अब चीखता हुआ कहका सुनाई दिया। वो कमरे की तरफ बढ़ा। जेब में हाथ डालकर पानी की शीशी को महसूस किया। उसने कमरे का दरवाजा खोला, कमरे में दाखिल हुआ। आज की बदबू गुज़िश्ता कल की शाम की बदबू से ज्यादा तेज थी। कारास ने दरवाजा बंद कर दिया और पलंग पर पड़ी हुई उस भयानक बला की तरफ देखा। वो आगे बढ़ा। भयानक घिनौनी बला उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत थी, हकारत थी, शैतानी कुव्वत थी। हेलो कारास। कारास ने प्लास्टिक की पतलून में उसके पाखाना करने की आवाज सुनी। वह बिस्तर की पाइंती खड़ा हो गया और बड़े सुकून से कहा, हेलो शैतान, क्या हाल है? इस वक्त तो खुश हूं तुम्हें देखकर। जुबान बाहर लटक आई। आंखें हकारत से कारास को देखने लगी। अच्छा, तो आज अपनी असलियत में आए हो। बहुत अच्छे। उसकी आवाज आई। थोड़ी सी बदबू गरां तो ना गुजरेगी? क्यों? बिल्कुल नहीं। तुम झूठे हो। इससे परेशानी हो रही है तुम्हें? थोड़ी सी। लेकिन शैतान को तो झूठ बोलने वाले पसंद हैं। अच्छे झूठ बोलने वाले, सिर्फ अच्छे। प्यारी कारास बला हंसी। इसके अलावा किसने कहा कि मैं शैतान हूं? नहीं कहा तुमने। कहा होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यकीन कर रहे हो मेरी बातों का? बेशक। शुक्रिया। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम शैतान नहीं हो? बेहद मामूली सा आसेब शैतान नुमाया फर्क है। लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि हमारा खुदा बाप जो जहन्नुम में है महसूस कर सके। मेरी जुबान की इस गलती का जिक्र तुम खुदा के बेटे से तो ना करोगे जब तुम उससे मिलोगे? मिलूंगा उससे। तो वो यहाँ है, इस सूरनी में? नहीं, यहाँ तो भटकती हुई रूहों का एक छोटा सा खानदान है मेरे दोस्त। हम इसमें आ गए हैं
तो इसका इल्जाम तो तुम हमें नहीं दे रहे हो ना? क्या करें आखिर, हमारी कोई जगह नहीं, कोई घर नहीं है। और तुम्हारा यहाँ कब तक रहने का इरादा है? उसका सर एक झटके के साथ तकिए पर से उठ गया। जब तक ये सूरनी मर नहीं जाती। और फिर रेगन मुस्कुराई। उसके मुंह से राल बहने लगी। हाँ कारास, आसेब निकालने के लिए आज का दिन बहुत उम्दा और मुनासिब है। जल्दी शुरू करो अपना काम। हाँ जल्दी। बेजोड़, यहाँ कुछ गड़बड़ थी। पसंद आएगा तुम्हें मेरा अमल? कारास ने पूछा। बेहद। लेकिन मेरा ये अमल तुम्हें रेगन में से निकालना देगा? आसेब ने अपना सर तकिए पर रख दिया। वो दीवानों की तरह कड़कड़ाया और फिर बोला, इसके बरखिलाफ वो हमें एक कर देगा, तुम्हें और रेगन को, तुम्हें और हमें मेरे अच्छे दोस्त। आसेब ने अजीब पुरयकीन आवाज में कहा, तुम्हें और हमें। फिर वो हलक की गहराइयों में से हंसा। कारास उसकी सूरत तकने लगा। खौफ की वजह से कारास ने फैसला किया, खौफ और कुछ नहीं। लेकिन काहे का खौफ? हाँ कारास, तुम हमारे छोटे से खानदान में शामिल हो जाओगे। बात यह है, ऐ मेरे लुकमे तर के आसमान में नजर आती हुई अलामतों का, अब कुछ ठीक नहीं है। मौजज़ों का जमाना गुजर गया, अब कहाँ होते हैं मौजज़े, और अगर होते हैं तो बहुत कम। और ये हमारा कसूर नहीं है कारास, हमें इल्जाम न देना, कोशिश करते हैं हम। एक जोरदार धमाका सा हुआ। कारास ने एक झटके से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मेज की वजनी दराज पूरी तरह से और इंतहाई लंबाई तक खुल गई थी। कारास देख ही रहा था कि वह धड़ाम से बंद हो गई। उसने एक झुरझुली ली। तुम्हारे साथ बातें करने में किस कदर मजा आता है कारास, आसेब ने मुस्कुरा कर कहा। मैं आजाद महसूस करता हूँ अपने आप को, अपने जबरदस्त बाजू फैलाता हूँ। सच तो यह है कि मेरा ये कहना ही तुम्हारी फिटकार में इजाफा कर देगा। फिटकार हो तुम पर, ऐ मेरे डॉक्टर, ऐ मेरे मसीहा। ये कारनामा तुम्हारा था। मेज की यह दराज अभी अभी तुमने खोली और बंद की थी। आसेब सुन न रहा था। वो दरवाजे की तरफ देख रहा था, उस आवाज की तरफ जो दरमियानी कमरे में से आगे बढ़ती हुई इस तरफ आ रही थी। और अब उसके चेहरे में तगय्युर हुआ। अब ये दूसरी शख्सियत का चेहरा था, लानती, कसाई। आसेब ठीठ अंग्रेजी लबो लहजे में चीख कर बोला। दरवाजा खोलकर कार्ल अंदर आया। उसके हाथ में टेप रिकॉर्डर था। उसने नजरें दूसरी तरफ फेर कर टेप रिकॉर्डर पलंग के करीब रख दिया और फिर कमरे से जाने लगा। निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से मरदूद। कार्ल चला गया। रेगन में जो आसेब था वो एक बार फिर पुरतपाक बन गया। वो कारास की जानिब दिलचस्पी से देख रहा था। कारास टेप रिकॉर्डर ठीक से रख रहा था। उसने प्लग लगाया और टेप घुमाई। ओहो, हाँ हेलो, क्या इरादे हैं भाई? आसेब ने बशाशत से कहा। पादरी, तुम कुछ रिकॉर्ड करने जा रहे हो? मजा आएगा, मुझे एक्टिंग करने में लुत्फ आता है। मैं दामियान कारास हूँ, कारास ने कहा। और तुम कौन हो? अच्छा, तो अब तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो बदखे? मेरा नसबनामा मालूम करना चाहते हो? होशियार, बहुत होशियार। शराब कहाँ है? मेरा हलक खुश्क हो रहा है। और आसेब ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। कारास ने सरहाने की छोटी मेज पर माइक्रोफोन रख दिया। अपना नाम बताओ, फिर मैं शराब तलाश करने की कोशिश करूंगा। क्यों नहीं, अपना नाम बताओ, कारास ने कहा। फिर एकदम से शख्सियत बदल गई। अब शैतान नमूदार हुआ। कारास, अब ये हम क्या कर रहे हैं? अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। कारास सीधा खड़ा हो गया, उसकी तरफ देखा, कुर्सी घसीटकर पलंग के करीब रखी और बैठ गया। एतराज है? कारास ने पूछा। बिल्कुल नहीं, आसेब बोला। बल्कि मुझे तो ऐसी जहन्नुमी चीजें पसंद हैं जैसी कि ये मशीन है। अभी कुछ देर पहले किसकी बात कर रहा था? उसने पूछा। हमारे खानदान में से एक था कारास। आसेब, जरा नवाजी है कारास। वो कैसे? लफ्ज आसेब के मायने है दाना, हालांकि हमारा साथी अहमक है। कारास चौंका। कौन सी जुबान में आसेब का मतलब होता है दाना? यूनानी जुबान में। तुम बोल लेते हो यूनानी? बड़ी रवानी से। यकीनी अलामतों में से एक, कारास ने खुश होकर सोचा। मरीज का किसी अनजानी जुबान में बोलना ये कारास की तवक्को से बढ़कर था। इसकी तो उसे उम्मीद ही ना थी। कारास ने जल्दी से क्लासिकी यूनानी में कुछ पूछा। इस वक्त मैं मूड में नहीं हूं कारास। तो तुम बोल नहीं सकते? कहा ना, मैं मूड में नहीं हूं। इस मेज की दराज तुमने खोली थी? उसने पूछा। बेशक, यकीन करो। कारास ने सर हिलाया। तो तुम यकीनन बड़े ताकतवर आसेब हो। बेशक हूं। दोबारा ऐसा कर सकते हो? हाँ, वक्त आने पर। इसी वक्त करो, मैं सचमुच देखना चाहता हूँ। गैर मामूली कुव्वत के ऐसे मुजाहरे मुझे पसंद हैं। वक्त आने पर। इसी वक्त क्यों नहीं? तुम्हारे दिल में शक पैदा करने के लिए। हमें कुछ सबूत तो देने चाहिए। आसेब हंसा।
बर्फीले हाथ एक बार फिर कारास की गर्दन को छू रहे थे। वो चौंका। एक बार फिर खौफ। ये खौफ नहीं है, आसिफ ने कहा। वो मुस्कुरा रहा था। वो मैं था कारास। बर्फीले हाथ उसकी गर्दन पर से हट गए। कारास दम्बखुद था। आजमाना चाहते हो? आजमाना चाहिए, उसने फैसला किया। फिर पूछा, तुम बता सकते हो कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं? तुम्हारे ख्यालात ऐसे खुश्क हैं कि मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। तो यूं कहो कि तुम मेरे ख्यालात पढ़ नहीं सकते। जो भी चाहे समझ लो। अब आजमाया जाए मुकद्दस पानी, उसने सोचा। उसने टेप रिकॉर्डर की आवाज सुनी। नहीं, और कोशिश करो। इसकी बोली के नमूने हासिल कर दो। बेहद दिलचस्प हो तुम, कारास ने कहा। रेगन मुस्कुराई। सच कहता हूं, कारास ने कहना शुरू किया। मैं तुम्हारे पस मंजर से वाकिफ होना पसंद करूंगा। मसलन तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम कौन हो। एक शैतान, आसिफ गरजा। हाँ, ये मैं जानता हूं, लेकिन कौन सा शैतान? नाम क्या है तुम्हारा? छोड़ो कारास, नाम में क्या धरा है? मेरे नाम से तुम्हें ताल्लुक? अगर बेचैनी हो रही है तो मुझे हाउडी कह लो। अच्छा अच्छा, कप्तान हाउडी, रेगन का दोस्त, बहुत गहरा दोस्त। तो फिर तुम इसे अजियत क्यों दे रहे हो? इसलिए कि मैं इसका दोस्त हूं और नन्ही सूरनी को अजियत पसंद है। तुम इसे जवाब देने की इजाजत दोगे? नहीं। पहले मैं जिससे बात कर रहा था वो कौन था? कारास ने पूछा। ये तुम पूछ चुके हो, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। नन्ही मुन्नी प्यारी सूरनी का एक और दोस्त था वो। मैं उससे बात कर सकता हूँ। नहीं, वो तुम्हारी माँ के साथ मसरूफ है। आसिफ लज्जत से हंसा। बहुत उम्दा जुबान है तुम्हारी माँ की, और मुंह भी बेहद लजीज है। मजा आ रहा है हमारे साथी को। आसिफ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और कारास को एकदम से बेपनाह गुस्सा आ गया। नफरत का शदीद तूफान उसके दिल में उठा और उसे एहसास हुआ कि उसकी ये नफरत रेगन से न थी बल्कि आसिफ से थी। कारास संभला। उसने अपने जज्बात पर काबू हासिल किया। एक लंबा सांस लिया, उठ खड़ा हुआ, जेब में से शीशी निकाली, उसका कार्क खोला। आसिफ ने बेजारी से मुंह बनाया। क्या है ये? उसने पूछा। जानते नहीं? उसने अपने अंगूठे से शीशी का मुंह आधा ढककर पानी रेगन पर छिड़कना शुरू किया। ये मुकद्दस पानी है शैतान। और फौरन ही आसिफ तड़पने, उछलने और चीखने लगा। जला रहा है, जला रहा है मुझे, बस करो हरामी पादरी। कारास ने फौरन अपना हाथ रोक लिया। हिस्टीरिया। बेशक उसने ये किताब में पढ़ा है कि मुकद्दस पानी से आसिफ जलने लगता है। उसने टेप रिकॉर्डर की तरफ देखा। बकवास है ये आसिफ वगैरह। मैं ख्वामखा अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। अचानक उसे कमरे में खामोशी का एहसास हुआ। उसने रेगन की तरफ देखा, चौंका। क्या है ये क्या हो रहा है? आसिफी शख्सियत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह दूसरे नकूश ने ले ली थी जो मिलते जुलते थे, इसके बावजूद मुख्तलिफ थे। रेगन की आंखें ऊपर चढ़ गई थी। उनकी सिर्फ सफेदी नजर आ रही थी। अब वो बुड़बुड़ा रही थी नीची आवाज में, हजियान किस्म की बेमायनी बकवास। कारास घूमकर पलंग के पहलू के करीब आ गया। वो ठीक से सुनने के लिए झुक गया। क्या वाकई ये कोई जुबान है? उसने टेप रिकॉर्डर की तरफ देखा। वॉल्यूम बताने वाली रोशनी बंद थी। उसने रिकॉर्डर का नॉब घुमाया और फिर रेगन के मुंह के करीब कान ले जाकर सुनने लगा। बकवास बंद हो चुकी थी। कारास सीधा खड़ा हो गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। नाउन माई, रेगन के अंदर वाली हस्ती ने जवाब दिया, कराहती हुई सरगोशी, पलकें लरसती हुई, फटी हुई सांस लेती हुई आवाज। ये नाम है तुम्हारा? कारास उलझ गया। होंठ हिले। चंद अल्फाज अदा हुए, समझ में ना आने वाले, सुनाई ना देने वाली आवाज में। फिर वो खामोश हो गई। तुम समझ सकते हो मेरी बात? कारास ने पूछा। खामोशी। कारास मुंतजिर था। उसे कुछ ज्यादा की उम्मीद थी। कुछ ना हुआ। उसने टेप रिवाइंड की। टेप रिकॉर्डर उसके केस में रखा और फिर कैसेट उठाया। उसने आखिरी बार रेगन की तरफ देखा। कमरे से बाहर आया और जीना उतरकर नीचे पहुंच गया। क्रिस बावर्ची खाने में थी, उदास, खामोश। कॉफी का प्याला उसके सामने मेज पर धरा था। शारविन उसके साथ थी। कारास बैठ गया। क्या नतीजा खज किया? क्रिस ने पूछा। कारास जवाब देने वाला था कि रुक गया। काल की मौजूदगी का कोई ख्याल न करें, क्रिस ने आहिस्ता से कहा। कहिए। उसमें दो वजूद हैं जो मैंने पहले ना देखे थे। एक वजूद मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए देखा, एक ऐसा वजूद जो बरतानवी है। ऐसा कोई है जिसे आप जानती हो? ये बात अहम है। कारास ने एक बार फिर क्रिस के चेहरे पर खास खिंचाव देखा। हाँ, बहुत अहम है, क्रिस ने नजरें झुकाकर कहा। हाँ, एक है। कौन? क्रिस ने नजरें उठाई। बर्के डैनिंग, डायरेक्टर। डायरेक्टर जिसका? हाँ, वही। क्रिस ने जल्दी से उसकी बात काट दी। कारास 1 मिनट तक क्रिस के जवाब पर गौर करता रहा।
कॉफ़ी या कुछ और लेंगे फादर? कारास ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं शुक्रिया। वो मेज़ पर कोनिया टेक कर आगे की तरफ झुक गया। रेगन की वाकफियत थी उसे। हाँ। और छनाके की आवाज़। दोनों चौंके। कारास ने गर्दन घुमाकर देखा। कार्ल ने अंडे तलने का बर्तन फर्श पर गिरा दिया था। वो उसे उठाने के लिए झुका, उठाया और फिर गिरा दिया। खुदा के लिए कार्ल, मुआफ़ी चाहता हूँ मादाम। कार्ल, जाओ यहाँ से। कार्ल ने कारास और क्रिस की तरफ अजीब नज़रों से देखा और बाहर निकल गया। तो भरके ने क्या कहा? क्रिस ने पूछा। गालियाँ। बस। कारास ने उसकी आवाज़ में खौफ की धड़कन महसूस की। बस नहीं, ये बहुत कुछ है। कारास ने कहा, फिर आवाज़ दबाकर पूछा, हाँ, कार्ल की कोई बेटी है? बेटी नहीं तो, और अगर है तो उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया मेरे सामने। यकीन से कह रही हैं आप? क्रिस विली की तरफ घूम गई जो बर्तन धो रही थी। विली कोई बेटी है तुम्हारी? इंतकाल हो गया उसका बहुत मुद्दत पहले। अफसोस हुआ ये सुनकर। क्रिस दोबारा कारास की तरफ घूम गई। आज पहली दफ़ा मुझे मालूम हुआ है कि इसकी एक बेटी थी, क्रिस ने सरगोशी में कहा। लेकिन आपने क्यों पूछा? किसने बताया आपको? रेगन ने इसका जिक्र किया था। क्रिस उसकी सूरत देखने लगी। अच्छा, अब ये दूसरा वजूद जिसका मैंने जिक्र किया है, कारास ने कहा, ये वही है जो पहले भी जाहिर हुआ, यानी उस वक्त जब डॉक्टर ने उस पर नौम तवज्जो का आलम तारी किया था। और जो और जुबान में बोलता है? हाँ, कौन है वो? मैं नहीं जानती। बिल्कुल ही अनजानी शख्सियत है वो। मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई हैं आपने? जी हाँ, आज दोपहर को पहुंच जाएंगी। सीधी आपको भिजवाई गई हैं। आपके नाम की आड़ में ही उन्हें हासिल कर सकी हूँ, और वो भी बड़ा तूफान उठाने के बाद। मैं जानता था कि उन्हें हासिल करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। करना पड़ा। बहरहाल शुक्र है कि मैं रिपोर्ट्स हासिल करने में कामयाब हो गई। क्रिस ने कॉफ़ी की चुस्की ली। तो अब आप बताइए, आसेब निकालने के मुतालिक क्या कहते हैं फादर? कारास ने सर झुका लिया। मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि बिशप यानी लॉर्ड पादरी इसकी इजाज़त देंगे। ज़्यादा उम्मीद नहीं? क्या मतलब? क्रिस ने कप मेज़ पर रख दिया। कारास ने जेब में हाथ डालकर शीशी निकाली। ये देख रही हैं आप? क्रिस ने इस बात में सर हिलाया। मैंने उससे कहा कि ये मुकद्दस पानी है, और जब मैंने ये पानी उस पर छिड़का तो वो तड़पने और चीखने लगा। तो ये मुकद्दस पानी नहीं, बल्कि नल का सादा पानी है। तो इससे क्या हुआ? हो सकता है कि चंद आसेब ऐसे भी हों जो मुकद्दस और सादा पानी में तमीज़ ना कर सकती हों। क्या वाकई आप यकीन करती हैं कि रेगन में कोई आसेब है? मुझे यकीन है कि रेगन में कोई चीज़ है जो उसे मार डालना चाहती है, फादर कारास। और इसका ताल्लुक इस बात से नहीं कि वो हस्ती पेशाब और पानी में तमीज़ कर सकती है या नहीं। ये बात क्या अहम है फादर? मेरा मतलब है, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरी राय दरियाफ्त की थी। बहरहाल मुकद्दस पानी और नल के पानी में क्या फ़र्क है? ये पानी मुकद्दस, मुबारक और बरकत दिया होता है। फादर, चलो, खुशी हुई मुझे इसकी। तो आप मुझसे ये कह रही हैं कि आसेब निकालने का अमल ना होगा? देखिए मोहतरमा, मैंने अभी अभी इस मामले में हाथ डाला है, कारास ने ज़रा गर्म होकर कहा। लेकिन कलीसा के चंद असूल हैं जिनकी पाबंदी ज़रूरी है, और जब तक ठोस दलाइल मौजूद ना हो उन असूलों से काम नहीं लिया जा सकता। आप जानिए, हर साल हज़ारों तोहम परस्त लोग अपनी तोहम परस्ती से कलीसा को परेशान करते रहते हैं। अब मैं अपनी तरफ से कलीसा की इन परेशानियों में इजाफा नहीं करना चाहता। बुरा लगा हो तो मुआफ़ कीजिए, लेकिन आपने मेरी राय पूछी थी। चंद अलामतें ऐसी हैं जिन्हें कलीसा कबूल कर लेगा। आसेब ज़दा का वो ज़ुबान बोलना जिसे वो नहीं जानता, या जिसकी तालीम उसने कभी नहीं ली। फ़िलहाल मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। ये टेप, इससे कुछ पता चलेगा। और दीवारों और छत पर जो धमाधम होती है उसके मुतालिक क्या कहते हैं आप? अपने तौर पर तो इसका मतलब कुछ नहीं है। और वो बिस्तर का हिलना, खुद रेगन का ऊपर उठना अपने आप और फिर बिस्तर पर गिरना, ये काफ़ी नहीं। अच्छा, तो उसकी खाल पर जो होता है उसका क्या? मैंने बताया नहीं आपको? क्या? वहाँ अस्पताल में हुआ था ऐसा, क्रिस ने कहा। उसकी खाल पर? यहाँ। उसने अपने सीने पर शहादत की उंगली से दायरा सा बनाया। लिखाई उभरी थी, सिर्फ हरूफ। रेगन के सीने पर उभरे और फिर गायब हो गए। करास की भवें सुकड़ गईं। आपने कहा है हरूफ, अल्फाज नहीं? जी नहीं, हरूफ। एक दो दफ़ा मीम उभरा और फिर दाल। और आपने देखा अपनी आंखों से? नहीं, अलबत्ता उन्होंने बताया। किसने? अस्पताल के डॉक्टरों ने। ये बात आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगी, दर्ज है उसमें, और हकीकत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ कह रही हैं। फादर, आपको कायल करना मुमकिन नहीं। देखिए, आप बुरा ना मानिए, शायद ये बात आपकी कुछ मदद करे मुझे और मेरी मुश्किलात को समझने में। कलीसा ने, ख्याल रहे कलीसा ने। मैंने एक दफ़ा एक बयान शाया किया था आसेब निकालने वालों को होशियार और ख़बरदार करने के लिए। ये बयान मैंने गुज़िश्ता रात पढ़ा।
बयान में है कि अक्सर ऐसे लोगों को जो आसेब ज़्यादा होते हैं या जिन्हें दूसरे ऐसा समझते हैं, आसेब निकालने वाले से ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत होती है। उसने क्रिस की तरफ देखा। आप जानती हैं ये बयान कब शाया हुआ था? कब? सने ईस्वी 1583 में। क्रिस हैरत से कारास की सूरत तकने लगी। कारास उठा। देखिए, सब्र से काम लीजिए और मुझे अस्पताल का रिकॉर्ड देख लेने दीजिए पहले। क्रिस ने सर हिलाया। क्रिस की कार लेकर फादर कारास पादरियों की रिहायशगाह में आया। अपने कमरे में पहुंचकर टेप रिकॉर्डर रखा, रेगन की आवाज की टेप उठाई, बाहर आया, वहां पहुंचा जहां क्रिस की कार पार्क थी, दरवाजा खोला, स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ गया और उसने कार्ल की आवाज सुनी, फादर कारास। कारास ने क्रिस के घर की तरफ देखा। कार्ल सीढ़ियां उतरकर उसकी तरफ भागा रहा था। किस तरफ जा रहे हैं आप फादर? कार्ल ने खिड़की में सर डालकर पूछा। डॉपवेंट सर्कल। मुझे आप रास्ते में उतार देंगे? बैठ जाओ। शुक्रिया। कारास ने इंजन स्टार्ट कर दिया। ये तुमने अच्छा किया कार्ल के घर में से निकल आए। हाँ फादर, एक अच्छी सी फिल्म देखूंगा अब। कारास ने गियर बदलकर कार चला दी। दोनों खामोश थे। कारास सोच रहा था, कार्ल, तुम मिस्टर बर्के डैनिंग से अच्छी तरह वाकिफ थे। कार्ल विंड स्क्रीन से बाहर सामने देखने लगा, फिर आहिस्ता से सर हिलाकर बोला, जी हाँ, वाकिफ था। तो जब रेगन पर, मेरा मतलब है जब वो बर्के बनती है तो तुम्हारे ख्याल में, यानी क्या वो वाकई बर्के ही होता है? कार्ल देर तक खामोश रहा, फिर बोला, जी हाँ। कारास ने सर हिलाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कार डॉपविंड सर्कल में पहुंचकर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हो गई। फादर, मैं यहीं उतर जाता हूँ। कार्ल ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, यहाँ से मैं बस पकड़ लूंगा। वो उतर गया, दरवाजा बंद किया और खिड़की में सर डालकर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया फादर। वो सेफ्टी आइलैंड पर खड़े होकर नीली बत्ती होने का इंतजार करने लगा। कारास ने कार आगे बढ़ाई तो कार्ल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। कार्ल कार को उस वक्त तक देखता रहा जब तक कि वो नजरों से ओझल न हो गई। बस आ गई। कार्ल दौड़कर सवार हो गया। 4 स्टैंड के बाद बस से उतरकर दूसरी बस में सवार हुआ। शहर के शुमाल मशरकी किनारे पहुंचकर बस से उतरा। यहाँ गंदी झोंपड़ियों और किराए की कोठरियों का जमघट्टा था। कार्ल एक पुरानी और अभी गिरी किस्म की चाल में दाखिल हो गया। जीने के करीब पहुंचकर वो रुका। धुएं से भरे हुए बावर्ची खाने में सस्ते खानों की बू आ रही थी जो तेल में पकाए जा रहे थे। कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कार्ल ने सर झुका लिया। कार्ल जीने का जंगला पकड़े खड़ा रहा। वो वापस लौट जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन फिर उसने सर हिलाया और जीना चढ़ने लगा। उसके हर कदम के नीचे एक एक सीढ़ी चीख रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो एक दरवाजे के सामने रुक गया और कबाड़ के फ्रेम पर हाथ रखकर खड़ा रहा। उसने दीवार पर देखा। रंग उखड़ गया था, प्लस्तर उखड़ रहा था। पेंसिल से लिखा था, निक्की और एलन। उसके नीचे तारीख थी। दिल बना था जिसे एक तीर छेद रहा था। कार्ल ने घंटी का बटन दबाया और मुंतजिर रहा। कमरे में से पलंग के स्प्रिंगों की चिरचिराहट सुनाई दी, मुस्तरिब बुड़बुड़ाहट, फिर पैरों की गैर मुसलसल बेतरतीब चाप। दरवाजा थोड़ा सा खुला। रोक जंजीर पूरी तरह से खिंच गई। अध खुले दरवाजे के दूसरी तरफ रात का गंदा लिबास पहने खड़ी थी। उसके होंठों के कोने से सिगरेट लटक रही थी। ओह, तुम हो, औरत ने कहा और जंजीर खोल दी। कार्ल ने औरत की आंखों में देखा, तकलीफ, अजियत और इल्जाम के गहरे आसार। उजड़ा हुआ शबाब, नोचा हुआ हुस्न, बार बार के इस्तेमाल से घिसा हुआ जिस्म और आंखों में चीखती हुई बहुत सी रातों की बेख्वाबी। कौन है बहन? कहो कि चला जाए इस वक्त। फटी हुई आवाज एक मर्द की। लड़की कमरे के अंदर की तरफ घूम गई और डांट कर कहा, बको मत, अब्बा हैं। फिर वो कार्ल की तरफ घूम गई। अब्बा? पिए हुए है वो, बेहतर होगा कि इस वक्त तुम अंदर ना हो। कार्ल ने सर हिलाया। लड़की की धंसी हुई आंखें कार्ल के उस हाथ पर जम गईं जो पतलून के कूल्हे पर जेब में से बटुआ निकाल रहा था। अम्मा कैसी हैं? लड़की ने सिगरेट का कश लेकर पूछा। उस पर खांसी का दौरा पड़ गया। उसने अपना एक हाथ उठाकर मुंह पर रख लिया। शुक्रिया अब्बा। कार्ल ने अपनी उंगलियों में से नोट फिसलते हुए महसूस किया। अब ये क्या बहन, जल्दी कर बे। अंदर से उसी मर्द की आवाज सुनाई दी। अब्बा, बेहतर होगा कि अब हम ये सिलसिला खत्म कर दें, वो बोली। अलवीरा? कार्ल ने हाथ बढ़ाकर लड़की की कलाई पकड़ ली। न्यूयॉर्क में एक अस्पताल, उसने सरगोशी में इल्तिजा की। लड़की अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अरे हटाओ भी, मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा, वो मदद करेंगे तुम्हारी, तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। लानत, वो चीखी, अपनी कलाई छुड़ाई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। कार्ल अपनी उम्मीद के मकबरे में खड़ा बंद दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर इंतहाई मायूसी से
और गम में सर झुका लिया। कमरे में से बातों की दबी दबी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर औरत का कहकहा सुनाई दिया जो खांसी के धमाकों में तब्दील हो गया। कार्ल जाने के लिए घूमा ही था कि हैरत और खौफ से लड़खड़ा गया। लेफ्टिनेंट किंडरमैन उसका रास्ता रोके खड़ा था। कार्ल, अब हम शायद खुलकर बात कर सकते हैं, वो बोला।